नमस्कार। किसान आंदोलन आज 28वें दिन भी जारी है। राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का डेरा डला हुआ है और वे कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर जमकर बैठे हुए हैं। उनकी मांग बनी हुई है और सरकार की तरफ से अपनी पेशकश। किसानों की कुछ ही पलों पहले बैठक हुई, उसके बाद कहा गया कि आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की गई। हमें कोई ठोस प्रस्ताव नहीं मिला है, अगर मिलेगा तब बातचीत करेंगे। हमें संशोधन मंजूर नहीं है और आपके आश्वासन जो हैं खोखले हैं। किसानों ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव का लिखित जवाब दिया है। तो आज वैरायटी हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि प्रदर्शनकारी किसान और किसान संगठन सरकार से वार्ता के लिए तैयार हैं और इंतजार कर रहे हैं कि सरकार कब खुले मन, खुले दिमाग और साफ नीयत से इस वार्ता को आगे बढ़ाए। आपसे आग्रह है कि आप निरर्थक संशोधनों के खारिज प्रस्तावों को दोहराने की बजाय कोई ठोस प्रस्ताव लिखित रूप में भेजें ताकि उसे एजेंडा बनाकर जल्द से जल्द वार्ता के सिलसिले को दोबारा शुरू किया जा सके। तो किसानों को लुभाने के बड़े प्रयास भी हो रहे हैं। 25 दिसंबर यानी शुक्रवार को किसान आंदोलन का 1 महीना हो जाएगा और इस दिन अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 करोड़ छोटे मंझोले किसान परिवारों को 18,000 करोड़ की राशि आवंटित करेंगे। यानी 9 करोड़ किसान परिवारों के हिस्से 2,000 रुपए आएंगे। ये राशि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत आवंटित की जाएगी। तो आज उत्तर प्रदेश में भी किसानों को लुभाया गया, किसान दिवस मनाया गया। और आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ किसानों को यहां पर ट्रैक्टर भी बांटे हैं, वो इस कार्यक्रम में शामिल भी हुए। तो सुल्तानपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसानों का जो समर्थन करते हुए विरोध प्रदर्शन किया है। और ये सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं। लेकिन आज पहले मध्य प्रदेश से खास खबर दिखाएंगे कि राज्य सरकार नए कानूनों के जरिए किसानों के हित के दावे कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। किसान ही खुद बता रहे हैं आप बीती। हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखें। पिपरिया के बहाने पंजाब के किसानों को समझाने की कोशिश हुई। मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों ने कृषि कानूनों के फायदे बताए। पिपरिया के बहाने अगर बोलते समय मुझे पता चल जाए कि काट के जब खलिहान में आएगी तो ये भाव मिलेगा, तो बताओ इसमें कोई बुराई है क्या? कई किसान पहले भी कांटेक्ट करते हैं, खाद बीज के लिए पैसा भी मिल गया, मदद भी हो गई और व्यापारी को 3,000 रुपये फिर खरीदना पड़ेगा, कंपनी को खरीदना पड़ेगा। कोई बेईमानी नहीं कर सकता और बेईमानी करेगा तो सजा मिलेगी। जैसे पिपरिया में, आपको पता है मध्य प्रदेश की पिपरिया 3,000 रुपया कुंटल धान का तय किया। एक कंपनी, राइस कंपनी ने दिल्ली की, बदल गए कि 3,000 भी नहीं लेंगे। तो ये कानून था नरेंद्र मोदी का, पकड़ लिया कंपनी को और 3,000 रुपया कुंटल किसान का धान बिकवा के पूरे 3 दिन के अंदर पैसे खाते में डलवा दिए। क्या वाकई अनुबंध किया तो कंपनी सारी फसल खरीद लेगी? क्या वाकई पिपरिया के किसानों को न्याय मिला है? पहले बात उसी किसान की जिसने इस मामले को उठाया, भौंखेड़ी कला के पुष्पराज सिंह। उन्होंने 40 एकड़ में धान लगाया था। वैसे स्पष्ट कर दें कि ये कांग्रेस के पदाधिकारी रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भी इनके नाम का ही जिक्र किया था। हम पिछले 4 साल से उस कंपनी से अनुबंध खेती कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। अनुबंध इस साल हमारा अनुबंध ये था कि जो फ्लैट रेट होगा मंडी का सर्वाधिक, उस पर हम 50 रुपये बोनस देंगे। इन्होंने 2400 लिया, 2500 लिया, 2600 लिया। अब जैसे ही 2950 मंडी का भाव बढ़े और एक फ्लैट रेट निकला 2950। दूसरा वन था आपका भी? सबका वही है, सबका वही। और वैसे ही प्लस 50 इनको 3,000 खरीदी करना था। पिछले 2 साल से 3,000 धान नहीं बिकी, नहीं किसान परेशान था। और किसानों ने इनसे कह रखा था जैसे ही 3,000 का भाव मिलेगा हम लोग आपको देंगे। और जैसे ही 3,000 का भाव हुआ तो फॉर्चून के अलावा जितनी भी कंपनियां हैं यहाँ पर, जिनसे कांटेक्ट खेती करने जो यहाँ पर आई हैं, जो हमको कांटेक्ट में बीज देती हैं, सबके मोबाइल बंद है। शिवराज जी जो कह रहे हैं कि हमने न्याय दिलाया है, न्याय की बात तो जब आई जब कंपनी ने बेईमानी की। अगर हम उसको नहीं पकड़वाते, अगर हम उसको अगर वो हमारी गिरफ्त भाग जाता
तो आप किससे निला दिलाते? छोटे किसान तो बर्बाद हो ही जाएंगे साहब अनुबंध खेती में, क्योंकि इतनी महंगी दवाइयाँ नहीं ले सकते। जिस दिन ये पूरे फुल फॉर्म में आएगा, अभी तो शुरुआत है और पंजाब में ये आंदोलन चल रहा है इसलिए शिवराज जी ट्वीट कर रहे हैं, नहीं तो मेरे जैसे किसान का शिवराज जी ट्वीट क्यों करते? कुछ नहीं मिला। गाड़ाघाट के ब्रजेश पटेल, इन्होंने भी फॉर्चून कंपनी से अनुबंध किया, 20 एकड़ में धान लगाया था, अब अपने खलिहान में रखने को मजबूर हैं। कंपनी ने धान उठाने से मना कर दिया, ये कहकर कि धान में हेक्सा एक किस्म के कीटनाशक की मात्रा आ गई है। 2 बार लैब टेस्ट भी करवाया लेकिन एक बार भी रिपोर्ट नहीं दी कंपनी ने। आरोप है कि इस बार रिपोर्ट के नाम पर 8,000 रुपए मांगे जा रहे हैं। ब्रजेश का कहना है कि कंपनी बहाने बना रही है, अब वो कभी अनुबंध नहीं करेंगे। ये पूसा 1 क्वालिटी का धान उगाते हैं, कहते हैं अब मंडी में ही बेचेंगे। वहाँ आश्वासन रहता है जो अनुबंध मिला था वो 1 पन्ने का है जिसमें कंपनी का कोई सील या हस्ताक्षर नहीं। जिस दुकान से दवा खाद खरीदते हैं उसके मालिक का नाम है, हस्ताक्षर उसके भी नहीं। ये ठग रहे हैं और मेरा तो ये मानना है कि जैसे भले ये कानून आ रहा है, जब यहीं ये देखने को मिल रहा है एक नमूने के तौर पे कि कोई फायदा नहीं और मुकर रहे हैं, धोखाधड़ी अभी हो रही है, तो फिर बड़े पैमाने पे जब पास ही हो जाएगा कृषि कानून तब तो किसान बहुत परेशान हो। इसी गांव के किसान घनश्याम पटेल ने दूसरी कंपनी वीटी के साथ अनुबंध किया। इनका धान भी कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया है। अनुबंध के नाम पर 1 पन्ने का भी कागज नहीं है। कहते हैं ये खाद, दवा, कीटनाशक की पर्ची ही इनके लिए अनुबंध का सर्टिफिकेट था। अब वो भी धान मंडी में ही बेचने का फैसला कर चुके हैं। अपील के लिए हमारे पास कोई कागज नहीं उनके, जो सिर्फ कीटनाशक वाले के पर्चे हैं अपने पास, और क्या है। यही तो हम कह रहे हैं मोदी से, जो मंडियां खुली रहेंगी थाल मंडी में बेच लेंगे किसान कम से कम। तो आपको भी लगता है जो किसान कह रहे हैं, जिनके मन में डर है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आएगा तो किसान बर्बाद हो जाएगा, बड़ी कंपनी तो बिल्कुल बर्बाद होगा, इसी तरह बर्बाद होगा। पेपरिया वाले अपने साथ ये कर रहे हैं कि तुम्हारा अनुबंध था और ये और वो, जब बाहर वाले को तो कोई जाने पहचान नहीं, वो तो निश्चित फेल होना ही होना है। आपको कोई भरोसा नहीं रहेगा? बिल्कुल कोई भरोसा नहीं। मंडियां यदि बंद हो गई फिर तो किसान की और दुर्गति हो जाएगी। गाड़ाघाट के कई किसानों की व्यथा एक जैसी है। कुछ का धान खरीदा गया, कुछ का नहीं। किसान कहते हैं 2-3 साल से दाम चढ़े नहीं थे तो खरीद में कोई दिक्कत नहीं थी। इस साल जैसे ही 2,950 रुपए का रेट मंडी में गया, कंपनी के प्रतिनिधि ने फोन बंद कर दिया। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से वो तौबा करते हैं, क्योंकि जिस दुकान से वो अनुबंध लेते हैं वहीं से दवा खरीदने का भी दबाव रहता है। वो जैसी धान 3,000 पहुंची तो सभी के फोन बंद थे सर। मतलब किसी किसान से बात करने के लिए वो तैयार नहीं थे। सैंपल फेल है हमारा। आपको पूरा नाम बता दीजिए। पतिराम पटेल। आपको भी सैंपल फेल कर दिया? कोई पर्ची वर्ची दी उन्होंने सैंपल फेल की? कोई लैब रिपोर्ट कुछ भी? कुछ नहीं दी। वो तो वो मुंह से कह देते, किसी को कुछ नहीं देते। किसानों को गुमराह कर रहे हैं सब। गुमराह अभी तो किसानों की जागत है। जब दिल्ली में बैठे 25 दिन से, जब जागत है तो फिर कागत हुआ, अब तो आप अंदाज लगा लो। इन सारे किसानों ने जिस दुकान से अनुबंध का फॉर्म लिया था वो है आशीष सोडानी। ये किरदार इस कहानी में बहुत अहम है। कई किसानों के अनुबंध पर इनका नाम है। ये फॉर्चून के मुलाजिम नहीं है। पिपरिया में खाद बीज के एग्रो सर्विस सेंटर के नाम से बड़ी दुकान है। ये कहते हैं कंपनी इनके और किसानों के रिश्तों को भुना रही थी। हमारा और फार्मर का जो बॉन्ड है वो आज का नहीं, 40 साल, और शायद ये सरकार नहीं थी तब से है। वो कंपनी कुछ गफलत करती है तो सारा ब्लेम आप पर आएगा। आपने सिग्नेचर किया, आपने साइन किया या आप कॉन्ट्रैक्ट, तो आपको इस तरह का कोई डर तो नहीं रहता कि ऐसा कुछ हो जाएगा? कोई कंपनी इस साल लगा है। इस साल लगा है। पहले तक तो ऐसा कुछ भी नहीं आया था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्रॉपर जो तरीका है उसको लिख के ही किया जाए। पिपरिया में किसानों के नाम पर वाहवाही लूटी एसडीएम साहब ने, कलेक्टर साहब ने, लेकिन शायद ये सवाल उनसे पूछा ही नहीं गया कि नए कानून सितंबर के आखिरी महीने में लागू हुए, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जून जुलाई में, तो आखिर क्या कानून रेट्रो में यानी पहले से ही लागू हो गया? इसी सवाल को पूछने हमने कलेक्टर साहब को फोन लगाया, मैसेज किया, उनके दफ्तर में घंटों भर बैठे रहे लेकिन वो नहीं मिले। खैर, कृषि मंत्री जी से बात हो गई। वो खुद मानते हैं कि लाल फीताशाही है। लड़ाई तो लड़ना पड़ती है। मैं किसान हूँ, किसानों को कोई भी आसानी से नहीं देता। ये सिस्टम जो है लाल फीताशाही बहुत खतरनाक है। किसानों को विश्वास दिला रहे हैं कि जो अब ये एक्ट के अंतर्गत जो समझौता होगा, किसान सोच समझ के समझौता करे, समझ के करे और दोनों को बाध्य होगा। पिपरिया में भी जैसे ही कृषि विभाग से उन्होंने राय मांगी, एसडीएम ने, हमने राय दी, उन्होंने सुलह बोर्ड बनाए, सुलह बोर्ड की नहीं मानी, फिर उन्होंने जब एसडीएम ने उस पर कार्रवाई की तब जाके वो कार्रवाई हुई है। तो ऐसे कैसे कॉन्ट्रैक्ट? किसानों को नहीं करना चाहिए ना। मैं कह रहा हूँ जबरदस्ती नहीं है, किसानों के हित में होगा
और हर चीज कहीं किसान के साथ कहीं भी अन्याय होगा, हम किसान के साथ खड़े हैं। ये किसानों की सरकार है और हम न्याय दिलाएंगे। मध्य प्रदेश में 1 मई से ही मॉडल मंडी एक्ट लागू हो गया था। हमने बताया था कि कैसे इसके बाद 47 मंडियों में ना के बराबर खरीद हुई, कई मंडियां बंद हो गईं। किसानों का कहना था पहले ये कंपनियां भी मंडी में रजिस्टर होकर ही उत्पाद खरीदने आती थीं। एक किस्म की गारंटी थी कि जितना माल खरीदेंगी उतने का चेक मंडी बोर्ड में रहेगा, वो भाग जाएं तो किसान को नुकसान ना हो। लेकिन मॉडल मंडी एक्ट में इस जिम्मेदारी से वो मुक्त हो गए। इसलिए किसानों को शक है कि 3 साल से कभी जिस कंपनी ने हिमाकत नहीं की वो आज भुएं चढ़ा रही थी, क्योंकि उसे लगा कि उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। इस शक की वजहें भी हैं। नए मॉडल मंडी एक्ट लागू होने के बाद ऐसे कई मामले आए जहां कारोबारियों ने किसानों को ठगा है। सिवनी मालवा में 61 किसानों से व्यापारी ने धान और मक्का खरीदा, लाखों का बकाया लेकर भाग गया। बमौरी में 18 किसानों से कारोबारी ने 20 लाख रुपए का धनिया खरीदा, जो चेक दिए सब बाउंस हो गए। ग्वालियर में 24 किसानों ने शिकायत की है कि एक कारोबारी ने 10 लाख रुपए की उपज खरीदी, लेकिन अब लापता है। बालाघाट में राइस मिलर ने कई किसानों को धान का भुगतान नहीं किया, अब फरार है। कांग्रेस कह रही है ये सरकार किसानों को ठग रही है। पिपरिया का मैंने जैसा कहा कि किसान से पूछो कि वो संतुष्ट है क्या, समझ में आएगा। वैसा ही गुना में 10 लाख रुपए का धनिया एक किसान का एक कंपनी ने खरीदी, उसके खिलाफ FIR हुई, वो कोर्ट से स्टे लेके आ गया, कोर्ट ने व्यापारी की मदद कर दी। तब समर्थन मूल्य का कहीं जिक्र नहीं था, तब ये है। जब जिक्र था तब ये है, अब नहीं रहेगा तब क्या होगा। तो पिपरिया का झूठ जनता के सामने आया। वैसे सही भी है। अब जब कृषि मंत्री लाल फीताशाही का रोना रोते हैं तो पिपरिया के किसी भौखेड़ी कला या गाड़ाघाट के किसान की क्या हैसियत होगी, ये समझना मुश्किल नहीं है। नाराज किसानों के गुस्से और प्रदर्शन के बीच मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने पिपरिया के उदाहरण से ये बताने की कोशिश की कि कैसे अनुबंध पर खेती किसानों के लिए फायदे का सौदा है। लेकिन पिपरिया के कई किसान ऐसे हैं जिनका मानना है कि ये ठीक नहीं है। नए कृषि कानूनों की वजह से ही कंपनी एक तरह से किसानों के शोषण पर उतारू हो गई थी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से मंडियां खत्म होगी और आखिरकार उनको नुकसान ही उठाना पड़ सकता है। पिपरिया से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। ये किसान भी कुछ राहत महसूस कर रहे हैं कि दिल्ली बॉर्डर पर किसान मौजूद हैं। अब खबर है उत्तर प्रदेश से। मेनका गांधी के संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर में किसान कानून के विरोध और किसानों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर थाली बजाकर बड़ा प्रदर्शन किया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मेनका गांधी के कार्यालय के बाहर जमीन पर बैठकर अपने गुस्से का इजहार किया। नए कृषि कानूनों पर किसानों और सरकार के बीच चल रहे गतिरोध का कोई हल निकलता नजर नहीं आ रहा। अब आंदोलन कर रहे लोगों के सामने समस्या ये आ रही है कि प्रदर्शन कर रहे लोगों के लिए शौचालय जैसी सुविधाएं कैसे दी जाएं। लोग ज्यादा हैं और सुविधाएं कम। घटनास्थल से रिपोर्ट। रोजाना हजारों प्रदर्शनकारी दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर आंदोलन से जुड़ते जा रहे हैं। खाने की कमी नहीं है, जरूरत भर की दवाएं भी हैं। लेकिन यहां जमा लोगों के हिसाब से क्या शौचालय भी हैं? फिलहाल दिल्ली सरकार के 350 पोर्टेबल शौचालय हैं, जिनकी समय समय पर सफाई भी होती है। लेकिन क्या इतने लोगों के लिए ये काफी है? टिकरी बॉर्डर पे भी जा रही हूँ, लेकिन वहाँ पर सफाई की व्यवस्था बहुत गड़बड़ है। लेकिन यहाँ मैं देख रही हूँ कि चीज़ें ठीक हैं और सुधार की ज़रूरत है और सफाई का और फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जानी चाहिए। जी मैंने यहाँ पे टॉयलेट यूज़ किया, लेकिन बहुत बदहाली कंडीशन में है, बदबू मार रही है, कोई पानी का अच्छा इंतजाम नहीं है यहाँ पे। यशपाल सिंह जो दिल्ली सरकार के शौचालयों के प्रभारी हैं, यहाँ की देखरेख कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो 24 घंटे इसकी सफाई की कोशिश में लगे रहते हैं। टोटल टॉयलेट्स हैं से 35, 3 शिफ्ट में लेबर है। हमारी एक शिफ्ट में 15 लेबर चलती है। इस जैसे गैर सरकारी संगठन या किसान संगठनों ने भी इक्का दुक्का शौचालय लगाए हैं, लेकिन ये सब काफी नहीं है। हरियाणा वाले के मुख्यमंत्री
ये सोचना चाहिए भी लोगों का प्रबंध करना चाहिए। जब बिल्कुल हम किसी की शांतमयी प्रोग्राम है, ये सरकार जानबूझ के सानू परेशान कर रही है भी ये चले जाएंगे, ऐसे चले बिल्कुल नहीं जावांगे इत्थे तो। और अब शौचालय भी बहस का एक मुद्दा बन गया है। संयोजक सवाल करते हैं कि शौचालय दिल्ली सरकार ने ही क्यों लगाए हैं, हरियाणा ने क्यों नहीं। यहाँ दिन में 10 बार सेप्टिक टैंक लाया जाता है, 6000 लीटर पानी का इस्तेमाल किया जाता है टॉयलेट एरिया को साफ करने के लिए। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इस सड़क को प्रदर्शनकारी अपने कमरे, अपने बाथरूम और रसोई की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी अब जरूरत अगर किसी चीज की है तो वो इस सड़क के अपने खुद के ड्रेनेज सिस्टम की। कैमरा पर्सन मोहम्मद कैफ और पूजा आर्या के साथ अरुण सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और आगे हम जानेंगे उत्तर प्रदेश से एक युवा जोड़ा दिल्ली क्यों भाग कर आया है और कोर्ट ने क्यों उन्हें संरक्षण दिया है। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के खिलाफ बने नए कानून के दुरुपयोग को देखते हुए उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से एक मुस्लिम लड़का और हिंदू लड़की शादी करने के लिए भागकर दिल्ली आ गए। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने इस जोड़े को संरक्षण देने का फैसला किया है। 21 साल की सिमरन 25 साल के शमीम का हाथ कसकर पकड़े हुए हैं। सिमरन का परिवार इस शादी के खिलाफ है क्योंकि शमीम एक मुसलमान है। सिमरन को अपने शहर यूपी के शाहजहांपुर में डर था कि परिवार की शिकायत पर यूपी पुलिस उन्हें नए धर्मांतरण कानून के तहत एक दूसरे से जुदा कर शमीम को जेल में न डाल दे। यही वजह है कि सिमरन और शमीम शादी करने के लिए यूपी से भागकर दिल्ली आ गए हैं। जब हमने घर में ये बात रखी तो उन्होंने मेरी जबरदस्ती शादी लगानी चाहिए और जब मैंने उसको मना करा तो उन्होंने मुझको बहुत हार्म किया, यानी कि मुझको मारा। मेरे पापा ने मुझको बहुत बुरी तरीके से मारा, जो कि मेरे राइट हैंड मतलब कि पैर में बहुत दिक्कत हो गई है, इसलिए मैं चलने में प्रॉब्लम होती है। और भी बहुत तरीके से मुझे मारा, इनको फ़ोन से कांटेक्ट करा गया, इनको बुरा भला कहा गया, गाली दी गई और मम्मी ने इनको धमकी दी अगर आपने ऐसा करा। मेरे मामा चाचा ने इनसे कहा कि मैं आपको मार दूंगा। यहाँ पे आके हम एक धनक NGO से मिले, उन्होंने बताया कि अगर हम स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू अगर शादी करते हैं तो हम लोग काफ़ी सेफ रहेंगे और हम दोनों का धर्म भी चेंज नहीं होगा। 2017 में शमीम और सिमरन की मुलाकात शाहजहांपुर के एक कोचिंग सेंटर में हुई, जहां दोनों ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। शमीम कहते हैं कि वो सिमरन को धर्म बदलने के लिए नहीं कहने जा रहे। नहीं, मैं कभी ना धर्म बदलवाना चाहता हूँ और ना मैं खुद एक्चुअली इसके खिलाफ हूँ। जो बॉयज अपनी बीवी या GF से कहता है कि आप धर्म परिवर्तन कीजिए फिर मुझसे शादी कीजिए, मैं ऐसे लोगों के ही खिलाफ हूँ। अच्छा, तो आप इनका धर्म परिवर्तन नहीं कराएंगे? नहीं, कभी नहीं। इस जोड़े ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर संरक्षण की मांग की, जिस पर कोर्ट ने दोनों को शादी होने तक एक सेफ हाउस और सुरक्षा देने का फैसला दिया है। ये दो नौजवान अडल्ट जिनको एक दूसरे से मोहब्बत हो गई और एक साथ रहना चाहते हैं। अब इसमें किसी और का बुरा नहीं हो रहा, ना उनका निजी बुरा हो रहा है, ना समाज का बुरा हो रहा है, ना परिवार का बुरा हो रहा है। देखिए, ये जो ऑर्डिनेंस है इसका केवल मिसयूज हो सकता है, क्योंकि ये ऑर्डिनेंस दो काम कर रहा है। ये लोगों के और ये सुप्रीम कोर्ट की तमाम जजमेंट्स के खिलाफ है और हाई कोर्ट्स भी बार बार यही कह रहे हैं कि दो लोगों की शादी करने का एक निजी फैसला है, वो राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू पर्सनल लिबर्टी है, उनका चुनना किसके साथ आप शादी करके रहना चाहते हैं, ये सब पर्सनल मामले हैं। शमीम और सिमरन ने दिल्ली में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है। दोनों यही कहते हैं कि वो कभी वापस उत्तर प्रदेश नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां की सरकार मुसलमान लड़के और हिंदू लड़की की शादी को गुनाह समझती है। सोचिए समाज की और एक प्रदेश की कितनी बड़ी हार है कि उनके यहाँ दो नौजवान जो कि अलग धर्म से हैं सिर्फ इसलिए शादी नहीं कर सकते आसानी से क्योंकि वो अलग धर्म के हैं और उन्हें एक दूसरे प्रदेश आना पड़ता है। और ये दोनों ही प्रदेश भारत देश में और दोनों ही एक संविधान को मानते हैं। नई दिल्ली में सहयोगी संजय कौशिक के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।
और अब खबर है फरीदाबाद से। विधानसभा चुनाव लड़ने वाले एक नौजवान नेता की फरीदाबाद में दिन दहाड़े हत्या हुई है। आरोपियों ने फायरिंग करते हुए काफी देर तक पीछा भी किया है और इस पर अधिक जानकारी के लिए आइए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी सौरभ शुक्ला के पास। सौरभ, इस मामले में क्या अपडेट है? देखिए निधि, लगभग 1:30 बजे के करीब ये घटना हुई। ये मनोज भाटी नाम का शख्स है निधि, ये चुनाव भी लड़े थे और ये फाइनेंस का काम करते हैं। अपने घर से निकले थे तो इनके पीछे पहले से ही कोई एक कोरोला गाड़ी और फॉर्च्यूनर गाड़ी में कुछ बदमाश थे जो इनका पीछा कर रहे थे और निधि लगभग 10 से 12 राउंड गोलियां चली हैं लगातार और ये सब कुछ कहते हैं सरेआम दिन दहाड़े हुआ, जिसमें मनोज भाटी ने भागने की कोशिश भी, लेकिन सामने एक बाइक आ गई तो उनको रुकना पड़ा और इनकी गोली मार के जो है हत्या कर दी इन बदमाशों ने। पुलिस ने पूरे मामले को में केस रजिस्टर कर लिया है। जो वरिष्ठ अधिकारी हैं निधि, उन्होंने जाकर के जगह का मुआयना भी किया है। इनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तो पुलिस ये भी कह रही है कि हो सकता है कोई गैंग वॉर भी हो और आपसी रंजिश की भी बात सामने आ रही है, लेकिन फिलहाल अभी तक किसी भी जो कहा जाए बदमाश जो गोली चलाने में शामिल हैं उनकी ना पहचान हो पाई है और ना गिरफ्तारी हो पाई है। तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि फरीदाबाद एनसीआर का हिस्सा है और सरेआम दिन दहाड़े 12 से 13 राउंड गोलियां चलती हैं और एक शख्स को मार दिया जाता है इस तरीके से बीच सड़क। तो वाकई में समझ सकते हैं कि हरियाणा में खासकर फरीदाबाद में किस तरीके से जो कानून व्यवस्था है वो चरमराई हुई है। जी सौरभ, जानकारी के लिए शुक्रिया। और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको ले चलेंगे महाराष्ट्र के शहरी इलाकों में रात के कर्फ्यू का हाल बताएंगे। रात की रौनक में जीती भागती दौड़ती मुंबई एक बार फिर से शांत है। महाराष्ट्र के शहरी इलाकों में नाइट कर्फ्यू कल रात से लागू है। कोविड के नए स्वरूप के डर और लोगों को उनकी अनदेखी के कारण ये फैसला लिया गया है। दिसंबर में आर्थिक तौर से खुद को संभालने और अच्छी कामयाबी की पहले जिस तरह से कहा जा रहा था कि होटल और रेस्टोरेंट्स खोल दिए गए, लेकिन अब फिर से ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है। कोणती व्यक्ती रात्री 11 ते सकाळी 6 पर्यंत बाहेर फिरताना आढळेल त्याच्यावरती कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल। मुंबई, ठाणे, सोलापुर, उल्लासनगर, महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू के पहले दिन की नाकाबंदी की ये 4 तस्वीरें हैं। कर्फ्यू रात 11 से सुबह 6 तक है, लेकिन 11 से पहले ही दुकानों, रेस्टोरेंट्स, पब, बार, क्लबों के शटर डाउन होते दिखे। मुंबई के मॉल, बड़े रेस्टोरेंट 10:30 बजे कुछ ऐसे दिखने लगे और 11 बजे शहर शांत नजर आया। जो होटल्स है, बार्स है, उन सबको भी हमने 11 बजे के पहले ही हम लोगों ने उनको बंद करने के आदेश दिए हैं। उनका चेकिंग करके अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उनके ऊपर ज़रूर हम लोग कार्रवाई करेंगे। विशेषकर नागरिक जो है जो मेडिकल सर्विसेज या हॉस्पिटल या अत्यावश्यक सेवा के अलावा अगर कोई घूम रहे तो उनके ऊपर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। कोरोना और इसके बदले स्वरूप के खौफ ने क्रिसमस और नए साल का जश्न भी घरों तक ही सीमित कर दिया है। प्लान का देखते हैं अभी क्या होता है, इन हाउस करेंगे, घर पे बैठ के करेंगे। किधर होटल या किधर ऐसा जाने वाले नहीं है। हम फैमिली अपनी जो फैमिली है 2-3 फैमिली वो बैठ के ऐसा न्यू ईयर मनाने का हाउस पार्टी या। कोविड में बड़ा नुकसान झेल चुके होटल रेस्टोरेंट व्यवसाय को नए साल में बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन कोविड का कहर इन पर एक बार फिर बरपा है। फैसले से निराश हैं, लेकिन इसे स्वीकार करने के अलावा रास्ता भी क्या बचा है? Yes, we are very disappointed with the state government's night curfew orders. In fact, just about last week we had represented that this नाइट कर्फ्यू से हम निराश हैं। बीते हफ्ते ही हमने राज्य सरकार को लिखा था कि रेस्टोरेंट्स को और 2 घंटे खुले रखने की इजाजत दे दे। इस तरह से हम सरकार के लिए 50 से 70 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व जोड़ते और हजारों रोजगार इससे पैदा होते। पर हमने इस फैसले को विनम्रता पूर्वक स्वीकार कर लिया है और रेस्टोरेंट होटल में नए साल का जश्न अब 12 बजे नहीं बल्कि 10:30 ही होगा, ताकि तब तक मेहमान चले जाएं और 11 बजे तक सब बंद हो जाए। Our industry being a very socially aware and always in support of the government, we have accepted this humbly and we have requested our members to move in the New Year celebration from 12 to 10:30. So 10:30 we'll be ringing in New Year
and everybody will celebrate by 10:30 and guests will leave and 11 o'clock we'll be all shut. मुंबई की रातें हमेशा गुलजार रहती हैं। बड़े छोटे हर रेस्टोरेंट होटल दिसंबर महीने को कमाई का बड़ा अवसर मानते हैं, लेकिन नियमों की धज्जियां उड़ाती नाइट क्लब, पब, होटल्स की ये हालिया तस्वीरें राज्य में नाइट कर्फ्यू लाने का बड़ा कारण बनी हैं। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने कंटेनमेंट जोन के बाहर वाटर स्पोर्ट्स, इंडोर एंटरटेनमेंट गतिविधियों और टूरिस्ट प्लेसेस को खोलने की अनुमति दे दी है। तो रात के 11:02 हो चुके हैं और मुंबई में नाइट कर्फ्यू का आज पहला दिन है। सड़कें आप देखिए जिस तरह से अमूमन नजर आती हैं रात के समय, उसी तरह से नजर आ रही है, क्योंकि इन गाड़ियों पर आवाजाही पर पाबंदी नहीं है। पाबंदी है एक जगह पर 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर, यानी कि नाइट कर्फ्यू है, लॉकडाउन नहीं है। और ये जो आप जगह देख रहे हैं ये एक बस स्टैंड है। यहाँ पर जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं, अगर 5 से ज्यादा की भी संख्या है तो पुलिस इन पर सख्ती नहीं दिखा रही है। सख्ती उन रेस्टोरेंट्स और उन नाइट क्लब और पब्स पर दिखाई जा रही है जहाँ पर लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही थी। मुंबई में गणेश परब और धनेश के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया के लिए।